अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख। बात करेंगे गुज़श्ता रोज़ हुई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक समाअत के दौरान जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के रिमार्क्स की, जिसने बड़ी हलचल मचाई हुई है। खासकर पार्लियामान ने इसका बड़ा सख्त नोटिस लिया है। हुआ कुछ यूँ कि एक केस के दौरान जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जो कि कुछ दिनों पहले तक दूसरे सीनियर जज भी थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, तो उन्होंने कहा कि अदलिया, एग्जीक्यूटिव, पार्लियामान कलैप्स कर चुके हैं इस मुल्क में। उन्होंने कहा पाकिस्तान में तो हर चीज़ के लिए लड़ाई करना पड़ती है, एक मुस्तकिल लड़ाई है, बड़े मुश्किल हालात हो गए हैं, रियासती सुतून हवा में है, लेकिन वो मायूस नहीं है। अब ये जो रिमार्क्स हैं कि जो 3 सुतून हैं वो कलैप्स कर चुके हैं, इसका पार्लियामान में बड़ा सख्त नोटिस लिया गया। खासकर अयाज सादिक साहब, स्पीकर साहब, इसके ऊपर बड़े सीखपा हुए और उन्होंने करा दिया कि ये अदलिया के जो रिमार्क्स हैं वो पार्लियामान के ऊपर हमला है। क्या कहा, सुने ज़रा। आज मीडिया में मैंने एक रिपोर्ट देखी है लॉ मिनिस्टर साहब, जिसमें एक ऑनरेबल जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उन्होंने कमेंट किया है कि उन्होंने पार्लियामेंट का नाम यूज़ किया है, उन्होंने एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी का कि ये कोलैप्स कर गई। Nobody has a right to give a statement against the Parliament of Pakistan. This is our prerogative. If this is true, I hope this is not true. If this is true, please convey to that honorable judge. Please convey to the honorable judge. This is not acceptable to the Parliament. अगली बात भी बता दूँ, 2014 में भी ये ड्रामा हुआ था, मेरे साथ हुआ था, मैं इसी कुर्सी पे बैठा था, जो कहते थे जाली पार्लियामेंट है। जब 2018 की पार्लियामेंट आई तो जाली नहीं थी, 2013 की भी जाली थी और 2024 की भी जाली है। ये इस तरह नहीं चलता सिस्टम, तो इसलिए आई विल नॉट टेक दैट एट ऑल। प्लीज, दिस इज एन अटैक ऑन दिस पार्लियामेंट, जिसमें आप भी तशरीफ रखते हैं, ये भी तशरीफ रखते हैं। सो दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। नाकाबिल कबूल करार दिया। अब इसके ऊपर एक बहस छिड़ गई है। एक तरफ राय ये आ रही है कि जज साहब ने जो रिमार्क्स दिए, जो उनकी राय है, वो तो एक हकीकत पसंद अप्रोच है। इस वक्त मुल्क में जहाँ देखें वहाँ कुछ ऐसा ही नज़र आता है कि किसी तरफ कोई चीज़ खड़ी नहीं हुई या सही नहीं है। दूसरी तरफ राय ये भी जाहिर की जा रही है कि जो जज साहब की राय या रिमार्क्स उन्होंने दिए वो उनकी हुदूद से तजावुज़ है, वो पार्लियामेंट को ऐसा नहीं कह सकते थे। एक तारीख मौजूद है। अपने तज्ज़ियाकारों के सामने यही सवाल रखते हैं कि अयाज सादिक साहब जो बात कर रहे हैं और बड़ी सख्त उन्होंने इसके ऊपर नोटिस लिया है, क्या वो दुरुस्त है? हमें ज्वाइन करें इस डिस्कशन के लिए सलीम साफ़ी साहब, रीमा उमर साहिबा, उमर चीमा साहब और फ़खर दुरानी साहब भी हमारे साथ शामिल हैं। रीमा, आप कहिएगा, क्या ये जो जज के रिमार्क्स आए हैं ये पार्लियामान पर हमला है? जी शुक्रिया लीना, मुझे बहुत हैरत हुई। मैंने एक प्रेस स्टेटमेंट पढ़ी थी, आपने जब ये साउंड बाइट चलाई तो मैंने उनकी पूरी स्टेटमेंट सुनी, तो उन्होंने तो बहुत ही ब्रॉड लैंग्वेज इस्तेमाल की है। उन्होंने कहा नो वन हैज़ द राइट टू पास सच ए स्टेटमेंट अगेंस्ट पार्लियामेंट। मतलब हम भी टीवी पे बहुत क्रिटिसाइज करते हैं पार्लियामेंट को, सिर्फ आज नहीं कर रहे, 2018 में भी कर रहे थे, उससे पहले भी कर रहे थे। तो क्या हमारा भी ये हक नहीं है, वी डोंट हैव द राइट टू कमेंट ऑन पार्लियामेंट? ये किस तरह की बात की है अयाज सादिक साहब ने? उसकी कानूनी फाउंडेशन क्या है, आईनी फाउंडेशन क्या है? मुझे तो कोई ऐसा कानून नहीं मालूम, ना आइन की प्रोविजन मालूम है जिसमें ये कहा गया है कि कोई पार्लियामेंट पे तनकीद नहीं कर सकता, सख्त अल्फाज में भी तनकीद नहीं कर सकता। तो आई थिंक ही शुड रिविजिट कि उन्होंने क्या कहा है। क्या सिर्फ ये पार्लियामेंट का प्रेरोगेटिव है कि वो पार्लियामेंट के जो मामलात हैं उस पर बात करे, कोई और कर ही नहीं सकता? ये एक बहुत बहुत खौफनाक बात है अगर इन्होंने आगे लेके ये चलना है और हीट ऑफ द मोमेंट में नहीं उन्होंने कर दी तो। दूसरी बात अलीना, उन्होंने जजेस का स्पेसिफिकली हवाला नहीं दिया, वरना उस पर भी मेरा सवाल है। लोगों की अपनी राय हो सकती है कि क्या जजेस को मुल्क में जमहूरियत के ऊपर या आइन के ऊपर या सेपरेशन ऑफ पावर्स के ऊपर बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। इस पे मेरा ख्याल है दोनों जो राय हैं उनमें वजन है। मेरी पर्सनल राय ये है कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये एक ओल्ड फैशन्ड आउटडेटेड कॉन्सेप्ट है कि जजेस जो है वो सिर्फ अपनी जजमेंट से बात करते हैं। आजकल ये कहीं भी किसी मुल्क में भी उस तरह से फॉलो नहीं होता, एंड मेरा ख्याल है रीजंस हैं जो ये फॉलो नहीं होता। तो उन्होंने अगेन, हमारे मुल्क में कोई आईनी कदगन नहीं है, इस पे कोई कानूनी बात नहीं है, कोड ऑफ कॉन्डक्ट में भी नहीं लिखा कि जजेस पार्लियामेंट के ऊपर कोई बात नहीं कर सकते, वो भी इतना ब्रॉडली। तो वो भी मुझे समझ नहीं आता, इवन दो अयाज सादिक साहब ने ये स्पेसिफाई नहीं किया कि उन्हें जज के ये कहने से मसला है। तीसरी बात अलीना, उन्होंने बात की कि 2013 में भी यही हुआ,
2018 में किसी को मसला नहीं था, 2024 में फिर भी आ गया। मुझे लगता है ये जो हुकूमत है और उस जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, जो हुकूमत में पार्टीज हैं उनके, वो बहुत ही एक इजी वे आउट लेते हैं कि वो पीटीआई को टारगेट बना के ये बातें कर देते हैं। मैंने तो 2013 में पार्लियामेंट की जो लेजिटिमेसी है उस पर सवाल नहीं उठाया, तब भी जुडिशल कमीशन बनी और मैंने जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट को वेलकम किया। मेरा ख्याल है पीटीआई की बिल्कुल गलत पोजीशन थी, उन्होंने डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की उस हुकूमत को। 2018 में मेरे कुछ कंसर्न्स थे, 2024 में वो जो कंसर्न्स हैं उसकी डॉक्यूमेंटेशन मौजूद है। मैं इन ऑल ऑनेस्टी जब फॉर्म्स 45 देखती हूँ जो ईसीपी ने अपलोड भी किए, मेरा दिल नहीं मानता ये सही है, ये ऑथेंटिक है। जिस तरह की उसमें चीजें की गई हैं, वन लगाया गया है, कांटे मारे गए हैं, ओवरराइड किया गया है, मेरा ख्याल है ये जो इस वक्त इशू है लेजिटिमेसी का इस पार्लियामेंट की, वो डेमोन्स्ट्रेट हो सकता है, वो एविडेंस के थ्रू साबित हो सकता है, जो शायद 2018 में खुशकिस्मती थी पीटीआई की कि उस तरह से साबित नहीं हो सकता था, क्योंकि आरटीएस बैठ गया, लेकिन फिर आप डिटेल में क्या बताएंगे, किन कंस्टिट्यूएंसी में मसला पड़ा, क्या उसका तरीकाकार था, वो एक फिर भी स्पेक्युलेटिव बात हो जाती है। यहाँ पे एविडेंस मौजूद है और हमने देखा है कि पार्लियामेंट ने, हुकूमत ने ओवरऑल जो उसके बाद एक्शंस दिए हैं उससे भी नजर आता है कि ये जो एक बहुत स्ट्राइकिंग तरह से रिगिंग की गई मुबैना तौर पे उसको छुपाने के लिए ये सब जो है ये किया जा रहा है। तो मैं कंपेयर नहीं करूंगी, मेरा ख्याल है बहुत आसान है। आप पीटीआई को लेके कहते हैं कि आप शोर मचाते थे, अब भी आप मचा रहे हैं, सिर्फ आपकी हुकूमत लेजिटिमेट है, और भी लोग हैं इस मुल्क में जो सवालात उठा रहे हैं 2024 के इलेक्शंस पे। नहीं कर रहे थे कि 2013 के इंतखाबात, 2018 के इंतखाबात, वहां पर अदलिया कहीं ना कहीं हैंड इन ग्लव थी सिस्टम के साथ, तो कुछ कहती नहीं थी ना। 2013 में हैंड इन ग्लव थी सिस्टम के साथ, लेकिन क्योंकि नवाज शरीफ साहब के बाद उसके बाद आया था ना पनामा, और फिर हमें पूरी स्टोरी पता चली थी कि क्या हुआ था, तो उस वक्त भी यही कहा जाता था कि बट अलीना, ये एक जज के एक कमेंट पे कि सिस्टम कोलैप्स हो रहा है, आपको इंडिविजुअल जजेस थ्रू आउट आवर हिस्ट्री मिलेंगे जो कमेंट करते हैं मुल्क की ओवरऑल डेमोक्रेसी पे। तो मेरा ख्याल है उस पे ये कहना कि हम ये ड्रामा देख रहे हैं एक जज को टारगेट करके, लेकिन क्रिटिसिज्म देखिए बहुत लोग कर रहे हैं, बहुत ज्यादा ब्रॉडली हो रहा है, तो ये गलत बात है। एक आखिरी बात लीना, मैं जजेस का भी कहती थी, जब जजेस कुछ सेंसिटिव हो जाते थे और कहते थे कि कंटेम्प्ट है हम पे तनकीद करना, ये पार्लियामेंट भी अब वही कर रही है, और उस पर जो जवाब होता था कि आप अपने जो मामलात हैं उन्हें बेहतर करें। ये जो पार्लियामेंट है अगर ये चाहती है कि कोई इन पे तनकीद ना करे तो इनको अपने मामलात बेहतर करने हैं। चलिए जिस तरह भी ये वजूद में आई उस पर हम बात नहीं करते, उसके बाद परफॉर्मेंस क्या रही है, ऑर्डिनेंसेस के थ्रू कानून साजी होती है, वो आपको अटैक नहीं नजर आता। आप हश तरह से सीक्रेटिव तरह से आईनी अमेंडमेंट भी पास कर देते हैं, उसमें आपको नजर नहीं आता अपना किरदार। आप इंसानी हुकूक के खिलाफ वर्जी करने के वाले कानून बनाते हैं, उस पे आपको अपना किरदार नजर नहीं आता। सो ओवरऑल मैं कहती हूँ 8 फरवरी के बाद का भी जब पार्लियामेंट वजूद में आई, उसके बाद का भी उनका कॉन्डक्ट बहुत क्वेश्चनेबल है। तो जब तक आप इसको सुधारेंगे नहीं, आप कितने लोगों को खामोश करेंगे? अब ये जज्बाती हो कि उन्होंने बात कर दी, ये जो आप बात कह रही हैं कि जो आप कह रही हैं कि इस तरह के रिमार्क्स के ऊपर या वैसे भी कोई कानूनी कदगन नहीं, पैका तरमीम आने के बाद तो वैसे अब कानूनी मसले मसाइल भी नहीं बनते, आप पार्लियामान के ऊपर टेक्निकली कानूनी तौर पर नहीं कर सकते कोई तनकीद या बात। ना ब्लॉक हो जाती है ना, लेकिन कुछ उस तरह तो नहीं है कि आप बात ही नहीं कर सकते। ये है कि सोशल मीडिया पे अगर आएगा तो एक आपके पास एक ग्राउंड होगा कि आप उस कंटेंट को रिमूव कर सके। लेकिन मैं पीका तरमीम को भी इस तरह नहीं पढ़ूंगी कि ये कहना कि मुल्क में पार्लियामेंट कोलैप्स हो गई है, अब आप ये भी इस मुल्क में बात नहीं कर सकते। दो शायद ये जो अथॉरिटीज है इसी तरह इंटरप्रेट करें। एग्जैक्टली, हमें नहीं पता, हमें वो भी नहीं पता कि पैका में इंटरप्रिटेशन कैसे की जाती है जो अथॉरिटी बनी है। So again भाई, अच्छा फखर साहब, आप पार्लियामेंट तो फोरम नहीं है ना लीना कि स्पीकर साहब कहें, ये तो किसी ने बात की है, सोशल मीडिया से कहें हटा दें। राइट, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि पैका कानून आने के बाद अब वैसे टेक्निकली ये बात आ सकती है उनके पर्व्यू में, अगर वो चाहें और उनकी ये समझ हो कि भाई पार्लियामान के ऊपर की गई है। रिडिकुलस इंटरप्रिटेशन होगी लीना, मैं इस तरह के बुरे कवानीन को भी इस तरह नहीं पढ़ती। बट स्पीकर साहब ने, फखर साहब, पार्लियामेंट के खिलाफ वो भी गलत, उनकी कोई कानूनी जवाज नहीं है जो उन्होंने बात की, इमोशनल होकर उन्होंने कर दी, अपनी शायद चोरी छुपाने के लिए ज्यादा आप जज्बाती हो जाते हैं कभी कभी फखर साहब। लेकिन स्पीकर साहब ने जज्बात में या जैसे भी यही इसकी डेफिनेशन निकाली है, इसी का यही मतलब निकाला। आप क्या समझते हैं, स्पीकर साहब ने सही बात की है?
जो रीमा उनसे अग्री करूँगा, ख़ासतौर पे जो स्पीकर साहब ने ये जो जज के रिमार्क्स हैं उसके ऊपर मैं समझता हूँ कि इतना ज़्यादा जो रिएक्ट किया है वो बनता नहीं था। ताहम हमें हर जो इशू है उसके दो पहलू होते हैं। जिस तरह रीमा ने बात की है पार्लियामान के हवाले से कि उसके ऊपर जो क्रिटिसिज्म है वो किसी भी शहरी के हवाले से कोई भी कानून साजी कर रहे हैं या जिसके हवाले से भी हो, वो उसका एक राइट है अगर उसको एक प्रॉपर मैनर में वो किया जाता है या हाईलाइट किया जाता है। इसी तरह उसका अगर हम दूसरा रुख देखें तो जो अदलिया है, अदलिया के जो किरदार रहा है हमारा, इसमें कोई शक नहीं है कि अदलिया की जो आज़ादी है वो किसी भी माशरे के लिए हमेशा एक मुकद्दम एक अमल होना चाहिए। लेकिन हमें ये भी देखना होगा कि जिस तरह अगर ये अब पार्लियामान ओवर रिएक्ट कर रही है अपने जो एक प्रोटेक्ट करने के हवाले से, इसी तरह का जो अदलिया का हम देखें तो पिछले 10-15 सालों से जो जुडिशल एक्टिविज़म है उसने भी क्या कुछ नहीं किया। जो इलेक्टेड जो प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं उनको बुला के रिडिक्यूल किया जाता है, इस तरह के जो रिमार्क्स दिए जाते हैं, ये भी मैं समझता हूँ कि अगर ये पार्लियामान की तरफ से वो किया जाता है तो इसी तरह अदलिया का भी हमें ये वो ओपनली इस तरह वो बात करनी चाहिए। और ये नहीं होना चाहिए कि फिर जो कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट के ज़ुमरे में हमने देखा है पार्लियामेंटेरियंस तक को जो है वो कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो नोटिस हैं वो इशू किए जाते रहे। जहाँ तक एक बात है कि जो ये क्या क्रिटिसाइज़ करने के हवाले से या उसके लिए जो पार्लियामान के प्रिविलेजेस के हवाले से वो बात की जाए तो देखें ये 1963 का प्रिविलेजेस एक्ट था, उसमें ये एक सेक्शन 4 में ये बताया गया था कि जब ये सेशन शुरू होता है तो उससे 15 दिन पहले भी और 15 दिन बाद तक भी किसी मेंबर को कोर्ट तक, जो सिविल कोर्ट हैं, वो समन तक नहीं कर सकते थे। लेकिन ये फिर रिपील हो गया था। ये उसके बाद मैं समझता हूँ कि इक्वली फिर इसमें जो पार्लियामान अगर अपनी जो एक तकद्दुस या उसके हवाले से एक बर्तरी जो वो करना चाहती है तो उसके लिए फिर लेजिस्लेशन की भी ज़रूरत होगी, जो कि रिपील होने के बाद कितना अरसा हो गया है उसको अभी तक इसके ऊपर लेजिस्लेशन नहीं कर सकी। तो फिर ये जो एक बात है कि जो अदलिया के ऊपर इस तरह क्रिटिसिज्म नहीं हो सकती, तो फिर मेरा ख्याल है कि पार्लियामेंट जो कि जिसके पास ये राइट है कि कानून साजी करे, वो भी अगर ये समझती है कि उसको क्रिटिसाइज इस तरह ना किया जाए या ये कोलैप्स करना, तो मैं समझता हूँ कि ये इस तरह जो पार्लियामेंट के हवाले से वो किया गया, तो ये जज साहब की तरफ से ये जो एक रिमार्क्स हैं, मैं नहीं समझता कि ये कोई दुरुस्त अमल था। क्यों? क्या आपकी राय में इदारे या सिस्टम कोलैप्स नहीं कर चुका? देखिए अलीना, सिस्टम कोलैप्स तब भी होता है कि आपका जो है वो बिल्कुल ही, हम अगर ये अदलिया का फिर वो देखें तो यही अदलिया है जिसने हमेशा मार्शल लॉस जो आइन को मुअत्तल करने का इन्होंने हमेशा से उसको वो किया है। अभी तो एक पार्लियामान है, एक इलेक्टेड जो नुमाइंदे, चाहे वो उसके ऊपर सवालात जिस तरह रीमा भी कह रही हैं फॉर्म 47 के हवाले से या 45 के ऊपर क्वेश्चंस हैं, वो भी इन्हीं अदालतों के पास हैं जिनके फैसले में कल पढ़ रहा था कि ये जो कोई 70% अभी भी इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स जिनके जो सरबराहान हैं वो हाई कोर्ट्स के जजेस हैं, वो उनके पास ज़ेर समाअत हैं। 30% अभी तक 1 साल हो गया है, ये अदालतों ने फैसले करने हैं कि क्या इलेक्शन रिग्ड थे या नहीं, जिसके ऊपर ये सवालात उठाए जाते हैं। तो फिर मैं नहीं समझता कि इसमें जो पार्लियामान के हवाले से ये सवाल उठाया जा रहा है ये कोई है। इसमें जो बुनियादी अब रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये इसकी जो लेजिटिमेसी है, ख़ासतौर पे जो पार्लियामान के हवाले से, ये अदलिया ने डिसाइड करनी है। क्या अदलिया ने इसको 1 साल हो गया है वो उसको डिसाइड किया है कि ये पार्लियामान कोलैप्स कर चुकी है, ये एक फॉर्म 47 की जो हुकूमत है, तो मैं तो इसको जो जिम्मेदारी है बुनियादी तौर के ऊपर अदलिया की समझता हूँ कि ये इक्वली रिस्पॉन्सिबल है। जो आज लेजिस्लेशन जिस तरह की हुई है, चाहे वो कोर्ट पैकिंग के हवाले से जिस तरह सवालात उठाए जा रहे हैं, या 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से सवालात उठाए जा रहे हैं, इस पर इक्वली रिस्पॉन्सिबल मैं तो अदलिया को समझता हूँ। सलीम साफ़ी साहब, आपकी क्या राय है? क्या जो रिमार्क्स पास किए गए, अगर हम उसको रिमार्क से हट कर देखें, क्या वो वाकई में ग्राउंड रियलिटी इस वक्त है जिस तरह के पार्लियामान ने इकदामात लिए हैं, लेजिस्लेशन की है, आईनी तरमीम की है, या फिर आपको लगता है कि ये बड़ी ब्रॉड या स्वीपिंग स्टेटमेंट हो जाएगी कहना? देखिए, मेरे ख्याल में ये गुज़िश्ता कई सालों का तसलसल है। 2013 के जो इलेक्शन थे उसके बारे में जो कमीशन था, फिर उसने ये राय दी थी कि इंतखाबात में बड़े पैमाने पे तो धांधली नहीं हुई है, लेकिन थोड़ी बहुत हुई है, तो उस पार्लियामेंट को लेजिटिमेसी हासिल थी। लेकिन उसके बाद 2018 का पार्लियामेंट, उसके बारे में अयाज सादिक साहब की जमात के लोग कहते थे कि ये जाली पार्लियामेंट है, ये धांधली के नतीजे में बनने वाली पार्लियामेंट है, और इससे भी सख्त अल्फाज इस्तेमाल वो करते थे। इसी तरह जो मौजूदा पार्लियामेंट है या 2013 के पार्लियामेंट के बारे में इमरान खान साहब और उनके साथी या बाकी अपोजिशन के लोग
वो ये अल्फाज इस्तेमाल करते हैं कि ये जाली है, हकीकी नुमाइंदे नहीं बैठे हैं। अच्छा, मेरी अपनी जो तालिब इल्माना राय है, मैं 2018 के इलेक्शन को भी इलेक्शन नहीं समझता, वो भी सिलेक्शन था, और उस धांधली के नतीजे में असम्बलियाँ बनी थी, और मौजूदा असम्बली को भी मैं जेनवन असम्बली नहीं समझता। उसके बारे में मेरी राय ये है कि ये भी धांधली की पैदावार है। अच्छा, जो लोग इसमें सिलेक्शन करते हैं कि उस धांधली को जायज़ और इसको नाजायज़ करार देते हैं, या कुछ लोग इसको जायज़ और उसको नाजायज़ करार देते हैं, तो वो ये ज़्यादती करते हैं कि वो सेलेक्टिव हो जाते हैं तनकीद करने में। बाकी जहाँ तक जज साहब के रिमार्क्स का ताल्लुक़ है, तो बेहतर होता कि जज इस तरह के रिमार्क्स ना दे और इन तनाज़ात में अपने आप को ना लाए, तो बहुत बेहतर होगा। लेकिन जो जितना सख्त रद्द-ए-अमल फिर स्पीकर साहब ने दिखाया है, मेरे ख्याल में उस रद्द-ए-अमल का भी कोई जवाज़ नहीं था। उमर चीमा साहब, आपकी क्या राय है? क्या आप समझते हैं किसी दूसरे इदारे की तरफ से इस तरह के रिमार्क्स आना, जज साहब स्पेसिफिकली, ये तजावुज़ था? अलीना, मैंने जो उनका बयान पढ़ा है उसमें उन्होंने कोई पार्लियामेंट को सिंगल आउट तो नहीं किया। उसमें उन्होंने अदलिया की भी बात की है, उसमें उन्होंने एग्जीक्यूटिव ब्रांच की भी बात की है, उन्होंने अपनी भी बात की है। या तो ना कि वो एक पार्लियामेंट की तरफ इशारा कर रहे होते हैं जी कि ये पार्लियामेंट जो है ना ये कोलैप्स कर चुकी है, बाकी इदारे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमारा जो है हमारी रैंकिंग जो है अदलिया की बहुत इंप्रूव हो रही है, या तो कोई ऐसी बात की होती। तो ये मुझे तो एक बड़ी जेनेरिक किस्म की एक स्टेटमेंट लगती है कि जैसे हम ओवरऑल एक सिस्टम पर बात कर रहे होते हैं। मैं इधर कई दफा बात कर चुका हूं कि हमारा सिस्टम एक ब्रोकन शेप में है, कि टूटा हुआ है हर चीज जो है। इनके इधर जब मैं इवन डायलॉग की भी बात करता हूं तो इसी तनाजुर में करता हूं कि रूल ऑफ गेम तय करने की जरूरत है। अभी जो है ना ये एक ऐसे ही है कि माइट इज राइट वाली कंडीशन है कि जिसके पास ताकत होती है वो दूसरे को दबाने की कोशिश करता है। तो इसी तरह वो एक रिगिंग का प्रोसेस भी शुरू होता है कि जब दूसरी साइड पे एक प्रोटेक्शन आपको नजर नहीं आती तो लोग जो है वो रिएक्ट करना शुरू हो जाते हैं। तो ऐसी कोई बात थी नहीं। पार्लियामेंट हमारी जो है बाज का तो बहुत ज्यादा चीजें जज़ब कर जाती है, डाइजेस्ट कर जाती है, बाज का वैसे ही कोई छोटी सी बात पे वो बोल उठते हैं। मुझे ऐसा लगा कि जैसे ये जो 2014 वाली बात है, मैं सोच रहा था कि ये जो अयाज सादिक साहब हैं उन्होंने कोई ये जज साहब के हवाले से किया है, या ओवरऑल जो उस टाइम इमरान खान या पीटीआई के लोग बातें करते थे उस तनाजुर में की है। क्योंकि उन्होंने जज साहब के बारे में बात किया है तो उन्होंने नंबर 1 और नंबर 2 करके की है। तो मुझे लगा कि शायद वो उसको कंटेक्चुअलाइज कर रहे हैं जी, कि शायद इन्होंने ही, यानी कि उन्होंने कहा नहीं लेकिन मुझे ऐसा तासर लगा, या मैं उसको इस अंदाज में देख रहा हूँ कि शायद कोई ये जो मोहसिन अख्तर कियानी साहब हैं इन्होंने कोई उस टाइम को ऐसी बात की हो तो ये उसके साथ उसको कनेक्ट कर रहे हैं जी कि शायद ये पहले भी हमें टारगेट कर चुके हैं। अदरवाइज इसमें कोई ऐसी बात नहीं थी। उसको किसी अच्छे मौके की तलाश करनी चाहिए थी कि जब वो उनको टेक ऑन कर सकते। ये कोई ऐसा इशू नहीं था। और दूसरा ये है कि जितना उन्हें गुस्सा आया है, अगर वैसे रियलिटी देखी जाए तो पार्लियामेंट का किरदार कौन सा बड़ा को काबिल रश्क किरदार है, या अगर जुडिशरी की बात कर लें तो जुडिशरी का किरदार कौन सा बड़ा काबिल रिश्क है, या एग्जीक्यूटिव का, या मैं अपने मीडिया की बात कर ले तो हमारा किरदार कौन सा काबिल रिश्क है। सबको अपने अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत है, तब ही इस्लाह मुमकिन है और उससे बेहतरी आ सकती है। तो सर अब आप सबकी बात सुन के ना मेरे जहन में एक सवाल है, और आप सबसे पहले और बाकी भी अगर इसका जवाब देना चाहें। वैसे बड़े धीमे हमने देखा है मिजाज के आदमी अयाज सादिक साहब, ऐसा क्या हुआ, क्या वजह है जो उनको इस बात पे इतना गुस्सा आ गया? कोई खास वजह? मुझे ऐसा लगता है कि जैसे उन्हें जो है ना वो जज साहब पर पहले का गुस्सा है जो कि उन्होंने किसी साइड पे स्टोर किया हुआ था। अभी उनको लगा कि जैसे ना अब सूरत-ए-हाल ऐसी है कि अब वो गुस्सा निकाल सकते हैं। यानी कि कोई ऐसा मुझे नहीं लगता कि उनकी स्टेटमेंट पहले ऐसा कुछ हुआ था। फखर भी कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। फखर, आप क्या वजह समझते हैं? अलीना, जो मुझे समझ आती है वो पहले यही है कि जिस तरह पहले एक जुडिशियल एक्टिविज्म हमने देखी थी कि बात बात पे किसी भी इलेक्टेड नुमाइंदे को बुला लिया जाता था, किसी को तहीन अदालत के उसमें केस में डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता था, किसी को किस केस में। तो बज़ाहिर यही लगता है कि ये जो 12 जुलाई का फैसला था उसके बाद ये हुकूमत और ख़ास तौर पर जो पार्लियामान है उसमें जो हुकूमती इत्तेहादी जमातें हैं उन्होंने यही फैसला किया कि आप पार्लियामेंट जो है वो एक्सर्ट करेगी और अदलिया को ये जिस तरह पहले डिक्टेट किया जाता था अब उस तरह नहीं करने दिया जाएगा। मैं ये
ये समझता हूँ कि ये जो अयाज सादिक साहब की तरफ से एक जो फौरी तौर के ऊपर रिएक्शन आया है, ये उसी का शाखसाना है कि अब पार्लियामेंट असर्ट करना चाहती है और ये बताना चाहती है कि अब माजी की तरह की वो पार्लियामेंट नहीं होगी कि खामोशी से आप जिसको भी डिस्क्वालीफाई कर दें या वो कर देंगे। तो अब ये पार्लियामेंट, क्योंकि वो ये समझते हैं कि जो राइट टू जो लेजिस्लेशन है वो पार्लियामेंट का एक वो है, तो उसकी बुनियाद के ऊपर अब देख रहे हैं क्या स्पीकर साहब कोई मजीद एक्शन या कुछ इस सिलसिले में कर सकते हैं? अलीना, मुझे नहीं लगता कि ये इस पार्लियामेंट के पास कोई इस तरह का कोई कानून है जिसके तहत वो किसी जो जज को वो बुला सकें। वो कि इस तरह के हमारा एक इंडिया में एक मिसाल आई थी जिसमें ये इसी तरह जो पार्लियामान है उसने जो एक स्टेट जो असम्बली थी उसने 2 हाई कोर्ट के जजेस को बुला लिया था असम्बली के उसके हवाले से। रीमा से जल्दी से, रीमा क्या इस तरह का कुछ है हमारे कानून में? नहीं लीना, बिल्कुल नहीं है। आई एम सॉरी, मैं फ़खर की कॉन्टेक्स्ट से एग्री करती हूँ। जुडिशरी का बहुत प्रॉब्लमैटिक रोल रहा है, लेकिन यहाँ पे मोहसिन अख्तर कियानी ने क्या किया है कि उनको सिंगल आउट करके आप उन पे गुस्सा निकाल रहे हैं। और आप सिर्फ जजेस भी नहीं कह रहे, आप कह रहे हैं नो वन हैज़ द राइट टू क्वेश्चन और पास एनी स्टेटमेंट अगेंस्ट पार्लियामेंट। अब मुझे नहीं लगता कि कोई भी हमारी तारीख जो है वो इसकी जस्टिफिकेशन बनाती है। कंप्लीट ओवर रिएक्शन था। ये बिल्कुल दुरुस्त बात है कि पार्लियामेंट अपने आप को फजूल में असर्ट करने की, क्योंकि उसकी क्वेश्चनेबल लेजिटिमेसी है, इट सफर्स फ्रॉम अ लेजिटिमेसी क्राइसिस, इसलिए वो बार बार वो होता नहीं, आप कुछ छुपाना चाहते हैं तो आप मजीद इमोशनली रिएक्ट करते हैं। अच्छा, मसला है ना, वो कहते हैं दूध का जला छाछ भी फूंक के पीता है वाला सीन, कि वो इतने जल चुके हैं या इतने वो दिल बर्दाश्त है कि वो जो कुछ सामने उनके आता है वो कहते हैं। सलीम साफी साहब, क्या ये वैसे गलत है या ये सही है अगर कहीं ना कहीं ओवर रिएक्शन भी आ रहा है इस वक्त पार्लियामान की तरफ से? नहीं, मेरे ख्याल में पहले तो गलत तो सब कुछ हो रहा है। अदलिया का रवैया भी गलत है मजमूई तौर पर। जब हम देखते हैं पार्लियामेंट का रवैया भी वो नहीं है जो एक पार्लियामेंट का होना चाहिए। और जिस तरह उमर ने कहा कि खुद हमारे मीडिया की भी बुरी हालत है, तो इसमें हर एक को अपने अपने गिरबान में झांकना चाहिए बजाय इसके कि वो दूसरे की इस्लाह की कोशिश करे। सही। और नॉर्मल हालात हो, अगर जेन्युइन पार्लियामेंट हो, उसकी जेन्युइन परफॉर्मेंस हो, तो कोई जज उसके बारे में इस तरह की रिमार्क्स नहीं दे सकेगा। ठीक है सर। अलीना, एक सेकंड, सॉरी, गो अहेड। हाँ अलीना, जो आप लॉ के हवाले से बात कर रही थी ना, मुझे जो याद पड़ता है कोई 2023 में एक कंटेम्प्ट ऑफ पार्लियामेंट का एक लॉ आया था। जी बिल्कुल ऐसा ही था, लेकिन वो बाद में खत्म नहीं हो गया। इसके बारे में नहीं है, उसकी एम्बिट डिफरेंट है उमर। हाँ, यानी कि उसका कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट है, यानी कि वो बयान देने के हवाले से नहीं है। वो तो यही है कि अगर पार्लियामेंट किसी को बुलाती है तो वो उधर पेश नहीं होते, कोई इस तनाज़ुर में है या उनकी प्रिविलेज किसी तरह हर्ट होती है, उसकी ब्रीच होती है, उसके हवाले से। रीमा कुछ ऐड करना चाहिए प्लीज, मुख्तसर में मुझे। मेरा ख्याल है, देखिए उन्होंने जुडिशरी के बारे में भी बात की, एग्जीक्यूटिव, उन्होंने कहा ओवरऑल स्टेट की जो सिस्टम है उसकी कोलैप्स की बात की। उन्होंने जुडिशरी को इसमें से तो नहीं रखा कि हमारा किरदार बहुत अच्छा है। तो ये कहना कि किसी का भी वो हक नहीं बनता किसी और के बारे में बात करना, आई डोंट नो। हम मीडिया पे बैठ के हर वक्त बात करते हैं, पार्लियामेंट की, जुडिशरी की, एग्जीक्यूटिव की, मीडिया की भी बात करते हैं। इस तरह इतना एक्स्ट्रा सेंसिटिव नहीं होना चाहिए मेरा ख्याल है। जब हम हो गए हैं कि बस अपने आप को देखें, किसी और को ना देखें, इट्स ओके, थोड़ा सा टॉलरेट करना चाहिए। अगर आपका क्रिटिसिज्म हो जाता है, कोई आप बात बिल्कुल दुरुस्त कर रही हैं, ऐसा कुछ था भी नहीं। रीमा, जहां आप बात बिल्कुल दुरुस्त कर रही हैं, वहां सवाल ये है कि क्या एक सिटिंग जज का बैठकर पार्लियामान से मुतल्लिक ये बयान देना जरा मुख्तलिफ नहीं हो जाता? कर रही है ये आप नहीं होता, क्योंकि वो डेमोक्रेसी ओवरऑल की बात करते हैं और आपके पास दुनिया में जो आलमी अदालतें हैं, कमीशंस हैं, वो ये कहती हैं कि जुडिशरी का रोल है जमहूरियत पे बात करना। तो वो ओवरऑल एक जमहूरी निज़ाम पे बात कर रही थी कि वो कोलैप्स कर रहा है। उन्होंने कोई स्पेसिफिक टारगेट नहीं किया। और दूसरा ये आप ना, हम लोग मजीद एक बेहतर स्टेटमेंट बना रहे हैं जो उन्होंने कही। उन्होंने कहा नो वन हैज द राइट। जज का एग्जाम्पल लेके उन्होंने ये नहीं कहा कि सिटिंग जजेस डोंट हैव द राइट, उनके कोड ऑफ कॉन्डक्ट के खिलाफ है। उन्होंने कहा ओनली पार्लियामेंट हैज द प्रेरोगेटिव टू talk about the role of parliament, no one else does। तो अगर हम इसको जस्टिफाई करेंगे ना, तो कल पे हम पे भी आएगा कि हम कौन होते हैं। हम जब तक मीडिया दुरुस्त नहीं होता, हम पार्लियामेंट के ऊपर बात नहीं कर सकते। ये मेरे ख्याल एक्सट्रीम इंटरप्रिटेशंस हो जाती है। ठीक है जी, मैं इसमें एग्री नहीं करती लीना। I have to record my disagreement. PICA does not apply to criticism of
पार्लियामेंट वो रिमूवल ऑफ कंटेंट पे, और अगर वो होगा मेरा ख्याल है वो गलत इंटरप्रिटेशन होगी इस बुरे कानून की। बट दैट्स जस्ट माय आर्गुमेंट कि ये डिसाइड करने वाले भी तो उनकी अपनी मर्जी के ऊपर है ना कि गलत सही क्या है। दैट्स माय ओनली कंटेंशन विद इट। खैर आपका एहतजाज या आपकी कंटेंशन हमने रिकॉर्ड कर ली। सॉरी अलीना, जी मैं आपको लॉ के बारे में एक चीज क्लैरिफाई कर दूं, सॉरी, कि वो कंटेंट रिमूवल पे है, वो ये नहीं कहता कि आप बात नहीं कर सकते। अगर मैं बात करती हूँ वो डिजिटली रिमूव हो जाएगा, लेकिन मुझे कोई सजा तो नहीं होगी उसकी, या ये तो नहीं होगा कि मेरा हक नहीं बनता कि मैं बात करूं। सो मेरा ख्याल है पीका की जो डोमेन है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। That would be my argument. बात नहीं की उन्होंने, तो अदालत में बात की है। अच्छा सर, एग्जैक्टली। अच्छा नहीं, अगर वो चीज़ें ऑनलाइन भी जाती हैं, अगेन भाई डाइग्रेस करना हो जाएगा। सो मैं यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक ले लेती हूँ इसी के साथ के चले हमारे इसके ऊपर जो मामला है उसको अगले दिनों में देखेंगे। एक छोटी सी ब्रेक पर आपके सवाल। वेलकम बैक। अब आपके सवालात। पहला सवाल रीमा उमर साहिबा आपके लिए भेजा गया है। आपसे पूछा जा रहा है कि माई क्वेश्चन इज़ विद रिस्पेक्टेबल रीमा उमर साहिबा, असेंबलीज एंड सेनेट आर मेकिंग अमेंडमेंट्स इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 फॉर अपॉइंटिंग जुडिशरी, बट व्हेन एंड हु विल फ्रेम अमेंडमेंट्स फॉर पीपल टू गेट स्पीडी जस्टिस। उर्दू में तर्जुमा भी कर देते हैं आसानी के लिए। 73 के आइन में तब्दीलियाँ की जा रही हैं, लेकिन लोगों या आवाम को जल्द इंसाफ की फराहमी के लिए कौन और कब तरमीम लाएगा? अलीना, बहुत अच्छा सवाल है। जब ये पूरा तरामीम का सिलसिला शुरू हुआ, मेरा भी ये सवाल था कि आप एक्सक्यूज तो बना रहे हैं कि जुडिशरी आम लोगों को इंसाफ नहीं दे रही, लेकिन जो आप तरामीम कर रहे हैं वो उस ऑब्जेक्टिव को कैसे अचीव करने में आपकी मदद करेगी। हमारे जो मसाइल हैं क्रिमिनल जस्टिस के, ख़ास तौर पे अगर मैं बात करूं, हमारी अदालतों में केसेस ट्रायल कोर्ट्स में, हाई कोर्ट्स में पेंडिंग रहते हैं कई साल। आपकी मेजॉरिटी जो प्रिजन पॉपुलेशन है वो उन लोगों की है जिनको अभी तक सजा नहीं हुई। वो इंतजार कर रहे हैं कि ट्रायल होगा, उनकी गिल्ट जो है वो इस्टेब्लिश होगी या इनोसेंस इस्टेब्लिश होगी। इस पे कोई फोकस ही नहीं है हमारा। लेकिन ऑब्वियसली बात यही है, हम जजेस की तादाद सुप्रीम कोर्ट के लेवल पे बढ़ा रहे हैं, ट्रायल कोर्ट के लेवल पे नहीं बढ़ा रहे। जहां दुनिया में अगर आप कंपेयर करें हमारी आबादी के लिहाज से जजेस की जो तादाद है वो कम है। सो ऑब्वियसली ये सब पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। इसमें आम आदमी के इंसाफ की कंसर्न फ्रैंकली ना पार्लियामेंट को है, ना एग्जीक्यूटिव को है, ना ही अनफॉर्चुनेटली जुडिशरी को है। हमारी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट भी ज्यादा अपने जो मसाइल हैं उनमें ही घिरी हुई हैं। वो जो चेंजेस आपको लाने हैं ग्राउंड लेवल पे, वो किसी की प्रायोरिटी नहीं है इस वक्त। सो आई एग्री एंड इट्स अ वेरी वेरी सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स। बहुत शुक्रिया रीमा। साफी साहब, अगला सवाल आपसे है। पूछा गया है कि अदलिया और हुकूमत के दरमियान बढ़ता हुआ तनाव क्या नया बहरान पैदा कर देगा? मेरे ख्याल में बहरान तो किसी हद तक ऑलरेडी पैदा कर चुका है, और अगर यही रवैया रहा सियासी जमातों का और हुकूमत का तो और जजेस का, तो मुस्तकबिल में और भी बढ़ सकता है। बहुत शुक्रिया सलीम। साफी साहब, एक छोटी सी ब्रेक हमने लेनी है, फिर बाकी सवाल शामिल करेंगे। वेलकम बैक। उमर चीमा साहब, अगला सवाल आपसे उर्दू में किया गया है। पूछा गया है कि करप्शन के आलमी इंडेक्स, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स की मेरा ख्याल बात करें, में पाकिस्तान की तनाजुली बदउनवानी बढ़ने की वजह क्या है? अलीना, जिस तरह ये परसेप्शन का वर्ड भी इस्तेमाल होता है ना, बेसिकली ये लोगों की राय है या उनका एक तासुर है। मुझे तो ये लगता है कि जिस बुनियाद पे लोग ये राय कायम करते हैं वो यही है कि जो हमारे एक पब्लिक डीलिंग वाले डिपार्टमेंट्स हैं उनके साथ कैसा सलूक होता है, क्या वो उधर पैसे चलते हैं या नहीं चलते। तो उस बुनियाद पे उनकी एक अपना एक तासुर कायम होता है कि जो कि इसमें वैसे तो कोई फ़र्क नज़र नहीं आता कि गवर्नमेंट जो भी आ जाए, तो जो लोगों के मसाइल हैं, जो अगर उन्होंने कोई किसी ने फ़र्द बनवानी है, कोई पटवार खाने में किसी के पास गया है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट में, या वो किसी कचहरी में गया है, उधर जो उसको मसाइल फेस करता है, तो ये तो चलते रहते हैं। लेकिन इसके साथ साथ मुझे लग रहा है कि जैसे एक लोगों की फ्रस्ट्रेशन भी है। जब लोगों को ओवरऑल अगर गवर्नमेंट किसी लिहाज से अनपॉपुलर होती है तो फिर वो किसी ना किसी अंदाज में उनको लगता है कि इनमें मसाइल भी ज्यादा हैं, तो मुझे उसकी रिफ्लेक्शन इसमें नजर आती है। हालांकि मेरा नहीं ख्याल कि कोई अदरवाइज कोई अगर ये देखा जाए ताकि बुनियाद पे है कि गवर्नमेंट के कुछ स्कैंडल्स आ रहे हैं, उस लिहाज से तो कोई स्कैंडल भरा नहीं आया। ठीक है, बहुत शुक्रिया उमर चीमा साहब। फ़खर, अगला सवाल आपके लिए। आपसे पूछा गया है कि आजकल नवाज शरीफ दोबारा सियासत पे सरगर्म हो रहे हैं, बयानात भी दे रहे हैं, इसकी वजह क्या है?
शुक्रिया अलीना। ये आज से 1 साल पहले मुस्लिम लीग नून की तरफ से अनाउंस किया गया था कि नवाज़ शरीफ साहब पार्टी का जो है वो दोबारा से सदर बन रहे हैं, और सदर बनने की वजह ही यही है कि वो पार्टी को दोबारा से मुतहरिक करेंगे। अपने जो वर्कर्स हैं जो कि बिल्कुल मायूस हो चुके हैं, उनको दोबारा से उम्मीद दिलाएंगे सियासत में पार्टिसिपेट करने के हवाले से। फिर हमने देखा 1 साल बिल्कुल खामोशी नून लीग की तरफ से छाई रही। अब भी मैं समझता हूँ कि ये कोई स्पेसिफिक जो कुछ इवेंट्स वगैरह या उसके हवाले से तो ये एक्टिव नज़र आ रहे हैं, लेकिन उसके बाद फिर मुझे नहीं लगता कि ये कोई ज़्यादा एक्टिव जो है वो एक सियासी किरदार अभी फ़िलहाल कोई करेंगे। हाँ, अलबत्ता जब कोई इलेक्शंस का टाइम करीब आएगा तब वो हो सकता है कि ये दोबारा से अभी एक्टिव हो जाए। दोबारा से एक्टिव हुए हैं क्या? ऐसा कोई वक्त करीब उनको लग रहा है? क्योंकि ऐलान तो बड़ी दफ़ा हो चुके हैं। ये 1 साल हो गया है इनकी जो हुकूमत आए हुए, और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है मेरा ख्याल है कि वो ये चाहते हैं कि मरियम नवाज़ को वो सियासी तौर के ऊपर वो उसकी ग्रूमिंग करें, और उसके साथ साथ जो एक बतौर उनको चीफ मिनिस्टर ये उनका एक पहला टेन्योर है, तो उसमें भी वो उन्होंने ना सिर्फ ये गाइड किया है। अभी ये जो इजलास वगैरह हो रहे हैं, बयानात वगैरह आ रहे हैं, इसकी कोई खास नहीं अलीना, मैं नहीं समझता कि ये है। मेरा ख्याल है कि वो 1 साल और जो मरियम नवाज़ को बतौर एक वज़ीर आला के तौर के ऊपर ग्रूमिंग, और अभी 1 साल में जो जिस तरह ये कारकर्दगी और वो किया जा रहा था, तो उस बुनियाद के ऊपर मेरा ख्याल है ये सामने आए हैं। उसके बाद ये फिर जब एक दोबारा से मैं नहीं समझता कि ये फिर उसी तरह एक्टिव रहेंगे। ये 2-4 दिन या हफ्ता इस तरह वो बाज़ाहिर लगता है कि ये एक्टिव है। चलिए देखते हैं क्या होता है, और आप हमें इसी तरह से अपने सवालात भेजते रहिए, हम प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।